आपका जो पीहर पक्ष है वो भी शिक्षा से जुड़ा हुआ है, एजुकेशन से, और ससुराल पक्ष भी। फिर ये राजनीति बीच में कहाँ से आई? इनके परिवार में कभी कोई सरपंच नहीं बन सकता, मतलब ऐसी बातें चलती थी। तो वो जब बिल्कुल उनका लास्ट समय था तब उन्होंने हम सब बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि मेरी एक इच्छा है कि एक बार जो है हमारे परिवार में भी कोई सरपंच जरूर बने। तब वो उस समय मैंने सोचा था कि भाई मैं, अगर दादाजी की इच्छा है तो मेरे को भी एक बार चुनाव लड़ना चाहिए। घूंघट भी रखा होगा फिर तो? नहीं, मैंने घूंघट नहीं रखा था। मैं घूंघट नहीं रखती थी तो कहने वाले लोग ये भी कहते थे कि भाई ये घूंघट क्यों नहीं निकालती है, परिवार में और जो बड़ी हमारी काकी सास हैं, कोई ताई सास हैं जो हैं वो घूंघट निकालती हैं। राजनीति को लोग अच्छी नजर से नहीं देखते, तो चुनौतियां क्या रही, कैसी बातें कानों में आई? सबसे पहले तो मेरे मायके पक्ष की तरफ से मम्मी पापा ने मना किया था। अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोगों के लिए राजनीति नहीं है। कहते हैं ना सरपंच का चुनाव ऐसा चुनाव होता है लेकिन लोग अपना आपको खून दे देंगे, आप खून लेने जाओगे ना तो वो खून दे देंगे लेकिन वोट नहीं देते हैं, ऐसा होता है। कि जब आपका सरपंच का चुनाव था शायद आपकी डिलीवरी होने हाँ, वाली थी। चुनाव की जो नई डेट आई वो अक्टूबर में आई और उस समय मैं प्रेग्नेंट थी और जिस समय 3 अक्टूबर को हमारे पोलिंग थी और 5 अक्टूबर को मुझे सीजेरियन डिलीवरी हुई। तो बस मैंने शपथ ग्रहण की सरपंच की और मैं सीधा हॉस्पिटल चली गई। सीरीज में भी देख लिया, फिल्म्स में भी देख लिया, सरपंच पति। तो यहाँ पे भी क्या सरपंच पति की कोई भूमिका थी या है? सरपंच पति, मैंने कहा मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है लेकिन हमेशा पीछे से सपोर्ट किया है, कभी उन्होंने मेरी चेयर पे बैठने की कोशिश नहीं की। तो अमिताभ बच्चन के सामने बैठ के कैसा लगा? जैसे वो आए थे तो मैं एक बार तो मैं बस वो क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ उनको देखने लग गई थी उन्होंने क्या क्या बोला। लगा जो चाहती थी वो कर पाई। हाँ, कर पाई और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने मतलब ऐसे चेंजमेंट किए जो आज से पहले ना किसी सरपंच ने किए थे। क्या आपको कभी लगा कि मैं बच्चों के साथ या परिवार के साथ उतना सामंजस्य नहीं बिठा पा रही हूँ? कहने को लोग बहुत बातें कह देते हैं कि अब बच्चों को छोड़ दिया, बताओ छोटी सी बच्ची ये तो आराम से रहती है। उनसे पूछो कि माँ का दिल कितना, मतलब मैंने अपने दिल पे एक पत्थर रखा होगा कि मेरी बच्ची मुझसे दूर है और मतलब, लेकिन क्या कभी कभी बदलाव बहुत शोर मचाकर नहीं आता, वो आता है किसी छोटे से गांव की धूल भरी गलियों से, जहां कोई बेटी अपने हिस्से की दुनिया बदलने की ठान लेती है। आज की हमारी मेहमान है एक ऐसी ही किरदार, राजस्थान के झुंझुनू जिले के लांबी अहिर गांव की सरपंच नीरू यादव। लोग उन्हें प्यार से हॉकी वाली सरपंच कहते हैं, क्योंकि उन्होंने हॉकी की स्टिक को सिर्फ खेल का औजार नहीं बल्कि लड़कियों के आत्मविश्वास की आवाज बना दिया। नीरू यादव इसके अलावा क्या हैं, वो खुद कैसी हैं, उनका जीवन कैसा रहा यहां तक पहुंचने में, ये सारी कहानी आज हम बातें राखी के साथ में जानेंगे। आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारी हॉकी वाली सरपंच नीरू यादव का। नीरू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बातें राखी के साथ में। थैंक यू राखी जी, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मेरी ग्राम पंचायत में। देखिए, आप बहुत अच्छी सरपंच हैं, हॉकी वाली सरपंच हैं, आपने बहुत सारे काम किए हैं, बिल्कुल, मुझे लगता है सब जानते हैं, बात करेंगे उस बारे में भी। लेकिन मुझे सबसे पहले जानना है कि नीरू यादव कौन है, नीरू यादव यहाँ तक कैसे पहुंची? हर किसी की अपनी कहानी होती है, कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ लालन पालन हुआ, क्या शिक्षा, थोड़ा सा उस बारे में बताएं। बिल्कुल सही बात आपकी राखी जी। मेरा जन्म हुआ नारनौल में। मेरे यहाँ से, मेरे ससुराल से 20-25 किलोमीटर पड़ता है हरियाणा में। नारनौल एक कस्बा है, वहाँ पे जन्म हुआ। और हम 3 बहन भाई हैं, मैं हूँ, मुझसे बड़ी एक सिस्टर है, छोटा भाई है। मम्मी पापा दोनों ही टीचर हैं और जो मेरी एजुकेशन हुई वो स्टार्टिंग की तो नारनौल में ही हुई। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो जयपुर से किया और उसके बाद मेरी शादी हो गई थी और शादी होके मैं यहाँ इस गाँव के अंदर आई, राजस्थान के छोटे से गाँव में। और शादी के बाद मैं ये कहूँगी मेरी ये जो सरपंच की एक जर्नी है ये शुरू हुई थी। और पहले परिवार में मेरे, अगर मैं मायके पक्ष की मैं बात करूँ ना, तो वहाँ पे राजनीति का कोई ज़्यादा ऐसा था नहीं, क्योंकि मेरी पूरी ही परिवार, मेरी जो फैमिली है वो पूरी ही एजुकेशन लाइन से है। और शादी भी उन्होंने मेरी ऐसे ही परिवार के अंदर की जहाँ पे सब गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, सभी पूरी फैमिली। तो राजनीति का कोई पहले था भी नहीं और मेरा तो खुद का भी कभी दूर दूर तक, कभी कॉलेज टाइम में या कहीं पर कोई ऐसा रुझान नहीं था। एक सोशल वर्क के जैसे मैं काम करती थी, किसी की हेल्प कर देना, वो मेरा शुरू से ही नेचर रहा था। परिवार में भी रहा, कॉलेज टाइम में भी रहा, हॉस्टल
टाइम के अंदर भी रहा। और मैं आपको बताऊं, मेरे को हॉस्टल में भी मोस्ट हेल्पफुल गर्ल का मुझे टैग मिला हुआ है। जब पार्टी होती थी हमारी, जब फेयरवेल पार्टी थी मेरे हॉस्टल में, तब मेरे को उसका मिला था। तो लोगों की हेल्प करना वो मेरे नेचर के अंदर रहा है शुरू से ही। और 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटा है, एक बेटी है। बेटा है वो मेरा 12 साल का है और बेटी है वो मेरी 5 साल की है। तो आपने बताया आपका जो पीहर पक्ष है वो भी शिक्षा से जुड़ा हुआ है, एजुकेशन से, और ससुराल पक्ष भी। फिर ये राजनीति बीच में कहाँ से आई? राजनीति बीच में ऐसे आई कि मैंने बताया कि मेरी पीहर पक्ष में भी सब एजुकेशन लाइन में है और यहाँ पर भी सब पढ़े लिखे लोग हैं। और जब मेरी मैं कहूँगी कि जब मेरी शादी हुई थी, तो क्योंकि मेरे मदर इन लॉ नहीं है, जब मेरे हस्बैंड 2 साल के थे तभी उनकी डेथ हो गई थी। तो एक घर परिवार की एक जिम्मेदारी थी। और जब मेरी शादी हुई थी, मैं आपको बताऊंगी कि हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा समस्या है दहेज की हमारे समाज के अंदर। और जब पढ़ा लिखा लड़के की अगर शादी होती है तो जाहिर सी बात है एक बड़े दहेज की मांग की जाती है। लेकिन मेरी शादी में कोई दहेज मेरे हस्बैंड ने या मेरी ससुराल पक्ष वालों ने बिल्कुल भी नहीं लिया। बस मेरे हस्बैंड का एक वो था कि मुझे आज पाल पोस कर इतना बड़ा जिसने किया है वो उनके दादा दादी ने किया था। मेरे दादाजी जो ससुर हैं वो भी टीचर थे और टीचर से रिटायर हैं वो। तो उनकी बस एक ही इच्छा थी कि मेरे दादा दादी की बदौलत आज मैं इस मुकाम पर हूँ और पढ़ लिख के आज मैं एक अच्छी सर्विस में हूँ। तो इनके अंतिम समय में मैं चाहता हूँ कि मैं गांव में ही रहूँ और मेरी वाइफ भी है वो भी गांव में रहे और इनकी जो है सेवा करे उस समय। तो बस इनकी एक ही वो थी। तो और ये उस चीज निर्णय को लेकिन थोड़ा सा रहा तो मुश्किल होगा जब हाँ सभी, आपने कहा आपके मदर भी आपकी टीचर, आपकी बहन भी, अभी आपने बताया था आपके सभी लोग टीचर, मतलब एजुकेशन लाइन में है, नौकरी में है। बिल्कुल तो एक बंदा खुद भी सोचता ही है कि जब पूरा परिवार ऐसा है और मुझे, मतलब उन्होंने दहेज नहीं लिया, लेकिन हाँ, उनकी एक, उसे कहते हैं उसमें एक गलत भावना भी नहीं थी, भावना उनकी अच्छी थी, बिल्कुल तो वो निर्णय लेने में भी दिक्कत तो आई होगी। हाँ, वो निर्णय थोड़ा-सा दिक्कत आई थी। लेकिन देखिए, अपने बारे में ही अगर हम हमेशा सोचेंगे, माँ-बाप अपने बच्चों के लिए इतना-इतना त्याग करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आजकल की ये कहते हैं कि आजकल एक लड़के और लड़के की शादी नहीं, और लड़की की शादी नहीं होती, आजकल एक नौकरी से नौकरी की शादी होती है। बिल्कुल सही बात। हम अपना जीवन तो देख लेते हैं, लेकिन मुझे मेरे हस्बैंड की सोच पे, जब ये मुझे देखने के लिए आए थे, मैं बताऊँ मोस्टली लड़कियाँ ये सोचती हैं कि अपने बारे में कि नहीं, लेकिन मुझे ये सोच अच्छी लगी थी उस समय इनकी कि अपने आप को इतने अच्छे पद पर वो हैं और उसके बाद भी वो ये सोच रहे, वरना वो भी किसी अपने बराबर की किसी, मतलब मैं ये कहूँगी गवर्नमेंट जॉब लगी लड़की से वो शादी कर सकते थे, बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज़ को सोचा, वरना मोस्टली लड़के ऐसे नहीं है। तो मैंने कहा इनकी सोच बड़ी अच्छी है, तो उस सोच के ऊपर ही मैंने शादी के लिए हाँ की थी कि जो इतना सोचता है तो जाहिर सी बात है वो कल को मेरे बारे में भी अच्छा ही सोचेंगे। और इस चीज़ को लेकर के, और फिर ऐसा नहीं है, मेरी मदर ने भी ये कहा था मुझे कि बेटा ऐसा नहीं है कि तुम भाई जॉब लगना ही सब कुछ है। जो जॉब करती हैं आप घर पे रहकर भी बहुत कुछ अच्छा कर सकती हो। आप वैसे बच्चों को पढ़ा सकती हो, क्योंकि मैंने कहा था अगर मैं सरपंच नहीं होती तो मैं एक टीचर होती बहुत अच्छी, तो उससे भी आप कर सकते हो, घर से भी हम कुछ अपना शुरुआत कर सकते हैं। और लाइफ में सबसे बड़ी बात ये है कि हम जिस व्यक्ति के साथ में रहते हैं उस व्यक्ति की सोच कैसी है और उसका देखने का दृष्टिकोण कैसा है, वो बहुत महत्व रखता है। ज़िंदगी में पैसा तो आने जाने वाली चीज़ें होती हैं, आती है चली जाती है। हमने बहुत ऐसे देखे हैं कि कहते हैं कि पिंजरा तो अगर सोने का भी है तो वो पिंजरा ही है, लेकिन अगर आपके विचार खुले हैं तो वो बहुत मायने रखते हैं। चलिए अपन तो राजनीति पे आते हैं। हाँ, राजनीति तो पे आते हैं कि तो सरपंच कैसे बनी? ये वाली चीज़ थी। उसके बाद फिर मेरी देखिए शादी होने के बाद ही मैं गाँव में आई थी, गाँव में मैं रही थी। और गाँव का परिवेश कैसा है, महिलाएँ कैसे बातें तो करती हैं, घूंघट भी कैसे रखा होगा फिर तो? नहीं, मैंने घूंघट नहीं रखा था। ये इस चीज़ के लिए देखो मेरे हस्बैंड ने मेरे को सपोर्ट किया था। उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया था कि तुम्हें घूंघट की कोई ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में थोड़ा-सा दिक्कत आती है, मुझे बहुत आई थी जब मैं घूंघट नहीं रखती थी, तो कहने वाले लोग ये भी कहते थे कि भई ये घूंघट क्यों नहीं निकालती है? परिवार में और जो बड़ी हमारी काकी सास हैं, कोई ताई सास हैं जो हैं वो घूंघट निकालती हैं। और लेकिन मेरा मानना ये है कि घूंघट है वो हमारी संस्कृति का, मैं नहीं कह सकती, ये क्षेत्रों के हिसाब से परंपराएं हैं। इस घूंघट से ये नहीं है, मैंने बहुत सी ऐसे बहुओं को देखा है, बहुत सी महिलाओं को देखा है जो घूंघट तो निकालती हैं लेकिन वो अपने सास ससुर को गालियां देना, गलत तरीके से बोलना, तो ये मैं इस चीज को नहीं मानती ज्यादा। तो मैंने शुरू से घूंघट नहीं निकाला। स्टार्टिंग में मेरा विरोध हुआ, काफी लोगों ने कुछ कहा, लेकिन जब आप रहते हो और आपका जो व्यवहार है, आपका जो चाल चलन है, वो सब चीजें लोग देखते हैं तो उसके साथ साथ वो धारणाएं
बदलती चली जाती हैं। तो मैंने ये क्रांति मैं लेकर के आई थी। और तो मुझे लगता है ये क्रांति पूरे परिवार के लिए रही होगी, जो आगे बहुएं और आई होंगी, क्या उनको भी ये छूट मिली? देखिए, मेरा खुद का ये सेल्फ डिसीजन था। और बाकी कुछ बहुएं हैं हमारी जो नहीं निकालती घूंघट, उनको मिली छूट। कईयों की सास है या किसी के हस्बैंड को ही चाहिए कि वो घूंघट निकाले, तो वो निकालती हैं घूंघट। लेकिन इसमें मेरे हस्बैंड का भी सपोर्ट था मुझे, और मेरे ससुर ने भी इस चीज़ में मुझे सपोर्ट किया था कि पढ़ी लिखी है, अपने काम अच्छे से करती है, सब चीज़ें करती है, तो घूंघट किसी के चरित्र को डिफाइन नहीं करता कि आप घूंघट निकालते हो तो ही आप अच्छे हो। आपका व्यवहार कितना अच्छा है, वो सब चीज़ें मायने रखती हैं। चलो हम अपने सवाल पे आते हैं। बिल्कुल। एजुकेशन वाले परिवार दोनों, पीहर भी ससुराल भी, ये राजनीति बीच में कहाँ से आई? ये राजनीति बीच में ऐसे आई कि बहुत पहले मैंने, हालाँकि आज तक कभी किसी को ये बात मैंने बताई नहीं है। हमारे परिवार में, मतलब जब मेरे ससुर की जब शादी हुई थी, उस समय हमारे दादाजी ने एक बार पहले चुनाव लड़ा था। और जब वो चुनाव 2-3 बार इन्होंने लड़े चुनाव, और वो 1-2 बार जीत भी गए, पर उस समय वो बैलेट पेपर से पेटियों के अंदर वोट पड़ते थे, और मतलब काफी सारी चीजें ऐसी हो गई कि हम सरपंच बन नहीं पाए थे। और उसके बाद फिर जब मेरे दादा ससुर का अंतिम समय जब चल रहा था, तो उन्होंने ये बात जरूर कही थी, क्योंकि मैंने बताया कि हमारे परिवार में सब गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, कोई आर्मी के अंदर है, कोई डिफेंस में है, कोई डॉक्टर है, सब है। तो एक ये बात थी कि इनके परिवार में कभी कोई सरपंच नहीं बन सकता, मतलब ऐसी बातें चलती थी। तो वो जब बिल्कुल उनका लास्ट समय था, तब उन्होंने हम सब बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी एक इच्छा है कि एक बार जो है हमारे परिवार में भी कोई सरपंच जरूर बने। तब वो उस समय मैंने सोचा था कि भाई, मैं, अगर दादाजी की ये इच्छा है तो मेरे को भी एक बार चुनाव लड़ना चाहिए। दूसरा एक रीजन इसमें ये भी था कि मैंने आपको बताया कि जैसे मैं गाँव में रही, और मैंने गाँव में महिलाओं का एक किस प्रकार का उनका जीवन है, कैसे वो व्यस्त रहती हैं, अपने लिए उनके पास समय नहीं है, अपनी चीज़ें, अपनी बातें बोलने के लिए उनके पास में कोई साथ नहीं है। या फिर गाँव में एक सरपंच का बड़ा महत्व होता है, मैं बताती हूँ, छोटी-सी भी कोई बात होती है तो वे चलो सरपंच के पास चलते हैं, या फिर कोई भी किसी भी प्रकार की, तो एक बड़ा महत्वपूर्ण, मैं ये कहती हूँ, एक व्यक्तित्व एक सरपंच का होना चाहिए, और गाँव की दशा-दिशा को बदलने वाला भी होना चाहिए। तो मैंने कहा एक चेंज लेके आते हैं, एक पढ़ा-लिखा सरपंच इस बार अगर गाँव में बने तो कुछ अच्छे चेंजमेंट्स ला सकता है। तो ये चीज़ सोच कर के मैंने सरपंच का चुनाव लड़ने की सोची थी कि मैं जॉब तो मेरा है नहीं अभी करने का, परिवार की ज़िम्मेदारियाँ, तो क्यों ना सरपंच का ही चुनाव लड़के देखें। जब तक गाँव में हैं तो गाँव के लिए कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छे नैरेटिव सेट करें यहाँ पे, एक अच्छे विज़न के साथ मैंने सरपंच का चुनाव लड़ने की सोची थी। तो ये एक शुरुआत राजनीति की हुई। चलिए, राजनीति को कोई भी, मुझे लगता है अधिकतर जो परिवार हैं और खासकर एजुकेशन वाले, अच्छी नज़र से नहीं देखते। बिल्कुल। आपने बातों-बातों में मुझे बताया भी था हाँ। कि ससुराल में तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो विरोध था वो मेरे पीहर पक्ष में हुआ था। राजनीति को लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते, समाज भी एक महिला को आगे बढ़ता देख के बहुत ज़्यादा स्वीकार नहीं करता। बिल्कुल। तो चुनौतियाँ क्या रहीं? कैसी बातें कानों में आईं? मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो जब चुनाव लड़ने की सोची थी, तो सबसे पहले तो मेरे मायके पक्ष की तरफ से मम्मी-पापा ने मना किया था कि अच्छे लोग, पढ़े-लिखे लोगों के लिए ये राजनीति नहीं है। कैसे करेगी, कैसे सँभालेगी, परिवार भी है, बाहर का भी है, कैसे उसको मैनेज कर पाएगी? तो पहले तो उन्होंने मना किया था। फिर मैं एक बताती हूँ कि क्योंकि सरपंच का जो चुनाव है ना, वो चुनाव बड़ा ही टफ चुनाव होता है, मैं आपको बताती हूँ। पार्टी अगर सिंबल दे देती है तो ठीक है, आपको एक पार्टी के एजेंडाज़ हैं, उनके ऊपर आपको चुनाव लड़ना है। सरपंच का चुनाव होता है व्यक्तिगत चुनाव। आपको पर्टिकुलर एक-एक व्यक्ति से गाँव में आपके कैसे संपर्क है, कैसे संबंध हैं, आपके परिवार के कैसे संबंध है, आपकी पिछली 7 पीढ़ी के। कहते हैं ना, सरपंच का चुनाव ऐसा चुनाव होता है, लेकिन लोग अपना आपको खून दे देंगे, आप खून लेने जाओगे ना तो वो खून दे देंगे, लेकिन वोट नहीं देते हैं, ऐसा होता है। तो मेरे को मेरे एक चाचा जी ने कहा था, बेटा चुनाव मत लड़ना तू सरपंच का। मैंने कहा क्यों? बोले देख ले, अगर चुनाव लड़ लेगी ना तो तेरे को देखना सबसे मतलब नफ़रत ही हो जाएगी तू ये समझ ले, चुनाव मत लड़ना। मैंने कहा नहीं, मेरे को ये लड़ना है एक बार, तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं बनी तो मैं बहुत अच्छे काम करूँगी, पंचायत में, गाँव में, महिलाओं के लिए भी करूँगी। तो मेरे को लड़ना है। तो पहले तो वहीं से हुआ। फिर दूसरा मैंने कहा कि ससुराल पक्ष से सपोर्ट मिला। परिवार वाले इन्होंने कि ठीक है, तू, उनको पता था कि तू कर सकती है और हम तेरे साथ में हैं। सभी ने अच्छा सपोर्ट किया, साथ दिया। महिलाओं ने भी, परिवार में जो है उन सब ने भी, क्योंकि उनको पता है कि अपना अच्छे से अपनी बातें रखती है, बोलती है। और चैलेंजेस ये आए कि जब चुनाव लड़ा तो लोगों को ये समझाने में, क्योंकि शुरू से एक धारणा चली आती है कि भाई सरपंच जो है वो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो, मैंने कहा ना मेरे परिवार में सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो
जब मैं अपने लिए जब चुनाव के लिए मैं अपने लिए वोट मांग रही थी, तो मैं आपको एक किस्सा बताऊंगी कि एक अच्छे वेल एजुकेटेड बंदे ने मेरे को ये कहा, जब मैं उनसे वोट मांगने गई, बीडीओ थे वो, नाम तो मैं नहीं लूंगी, उन्होंने मेरे को ये कहा कि मैं तुझे वोट नहीं दूंगा। मैंने कहा किस लिए? मतलब मेरे को हम्म, ये लगा, एक होता है ना कि आप एक हम्म, पढ़े लिखे व्यक्ति के पास में जा रहे हो तो आप उसको अपनी बात अच्छे से समझा पाओगे, अच्छे से बता पाओगे कि मैं बनूंगी तो क्या क्या। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तेरे को वोट नहीं दूंगा। मैंने कहा किस लिए आप वोट नहीं दोगे? मैंने कहा फिर भी कोई कारण बताओ। मुझे लगा कि हो सकता है इनके पास कोई ऐसा कारण हो, सिर्फ इसलिए कि तू पढ़ी लिखी है और एक तू महिला है, तू पढ़ी लिखी है, तेरे को मैं वोट नहीं दूंगा। मैंने कहा, बोले मैं तो वोट किसी ऐसे व्यक्ति को दूंगा जो किसी की भी जाकर के ना कॉलर पकड़ ले, किसी मतलब। मैंने कहा आप एक इसका मतलब आप किसी गुंडे को वोट देना चाहते हो? बोले हाँ मैं तो ऐसे व्यक्ति को वोट दूंगा। तू क्या करेगी? तू पढ़ी लिखी है, बाहर जाके रह शहर के अंदर अच्छे से, और अपने बच्चों को शहर में लेकर के जा, मतलब ऐसी सोच। तो मुझे बड़ा उस दिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ, और जब मैं घर आई तो मैंने सोचा कि मेरे डिसीजन तो गलत नहीं है ये चुनाव लड़ने का। मतलब मैंने पूरी रात सोचा, ये बात मैं आपको बता रही हूँ कि कहीं मतलब मेरा डिसीजन तो गलत नहीं है कि जिसने मतलब इस एज का वो बंदा है जिसने पूरा सब देखा है, और उस इंसान ने मुझको ऐसे कहा। फिर मैं, हालांकि मैंने उनको जवाब दिया उस समय, मैंने कहा बोले नहीं पढ़े, मैंने कहा महिला कैसे नहीं कर सकती? आप एक बात बताइए मुझे। मैंने निर्मला सीतारमण जी का मैंने उदाहरण, सुषमा स्वराज जी का मैंने उनको उदाहरण दिया। मैंने कहा आप इस बात पे मत कीजिए, आप मुझे नहीं देना चाहती वो अलग बात है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि तू पढ़ी लिखी है इसलिए वोट मैं ना दूंगी। बताऊं, वही कारण था। पढ़े लिखे बंदे को बरगलाना हाँ, आसान नहीं होता। नहीं होता। अनपढ़ लोग बंदे को आप कैसे भी कान कार पकड़ के पकड़ी घुमा सकते घुमा हो। सकते हो, बस इसीलिए उन्होंने मेरे को ये बात कही। तो ये चैलेंजेस आए मेरे सामने, और परिवार का सपोर्ट रहा। मैं कहती हूँ शुरू में अच्छा सपोर्ट रहा। चैलेंजेस जो आए वो बनने के बाद में आए, जब सरपंच बन गई नहीं, उसके उससे बाद। पहले आपने मुझे एक किस्सा बताया था बिल्कुल। कि जब आपका सरपंच का चुनाव था, शायद आपकी डिलीवरी होने हाँ, वाली थी। वो था मेरा। उस समय हाँ, काफी एकदम से क्या था वो सब? जब मैं मेरे चुनाव हुए, मैं सरपंच, क्योंकि बीच में कोविड आ गया था, पंचायतों का परिसीमन हो गया था, जब जिस समय चुनाव होने थे। पहले चुनाव जनवरी में होने थे, जनवरी 2020 के अंदर। फिर वो कोविड वो कुछ पंचायतों का परिसीमन हुआ, तो उसके बाद एक्सटेंड कर दिए चुनाव की, अब अप्रैल के अंदर होंगे। फिर वो अप्रैल में, फिर वो मार्च में कोविड आ गया, तो उस वजह से और सर थोड़ा सा टाइम चला गया। और फिर चुनाव की जो नई डेट आई वो अक्टूबर में आई, और उस समय मैं प्रेग्नेंट थी। और जिस समय 3 अक्टूबर को हमारे पोलिंग थी, और 5 अक्टूबर को मुझे सिजेरियन डिलीवरी हुई। तो अच्छा। वो बड़ा मेरे लिए वो था कि उस स्थिति के अंदर भी अपने लिए, क्योंकि उस समय ये नहीं था कि चुनाव की डेट कब डिक्लेयर होगी कैसे। तो बस उस दौरान फिर कुछ हेल्थ इश्यूज भी हुए। फिर भी लोगों के बीच में मैं गई, और जिस दिन पोलिंग का दिन था उस दिन सुबह 7 बजे से लेकर के और शाम को 9 बजे तक, जब तक चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ रिजल्ट वगैरह, तो उस टाइम पूरा। लेकिन इसमें जो मेरे सपोर्टर्स थे, जो मेरे कार्यकर्ता थे, जो महिलाएं थी मेरे परिवार की, वो सब वहाँ पे पोलिंग, तो वो समय मुझे बड़ा याद आता है कि वो दिन मेरे लिए बड़ा ही डिफिकल्ट था। आपको मैं सच बताऊं, क्योंकि मैं जब सुबह में गई थी पोलिंग पे, तो मेरी फैमिली वालों ने, परिवार ने, सबने यही कहा था कि तुम सिर्फ अपना वोट डालो और तुम घर आ जाना, क्योंकि तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। लेकिन जब मैं वहां पर गई और मैंने देखा कि मेरे परिवार वाले सब लोग खड़े हैं, मेरे कार्यकर्ता सब इतने जोश हैं, तो मेरे से वो जगह, वो मैं आपको सच बताऊं ना, मैं वो छोड़ नहीं पाई वहां पे। मतलब वो माहौल जो जिस प्रकार का था, मैं पूरा टाइम, मैं सुबह से लेकर लास्ट तक मैं वहां पे रही। उस टाइम तो बस कुछ भी नहीं, वहां पे जो मेडिकल स्टाफ था वो भी मेरे पास जैसे आए, तो वो बोले कि आप भाभी जी आप बैठ जाओ थोड़ा सा, आप देखो आपके पैर, मेरे पैरों में स्वेलिंग आ गई थी। वहाँ जो और कर्मचारी जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी, जो फोर्स आई हुई थी, उसमें भी कुछ ऐसे कि मैडम आप सुबह से देखो, आप ऐसी हालत में यहाँ पे खड़े हो, इतना वो सब करे। तो उन सब का भी एक ये था कि आप ही चुनाव जीतोगे। हमारा दिल कहता है कि आप जीतोगे जरूर, आपका जो डेडिकेशन हम लोग देख रहे हैं कि आप ऐसी सिचुएशन में भी खुद, मतलब हमने, तो हमें लगता है आप ही चुनाव जीतोगे। लेकिन फिर भी एक ये था कि आज का दिन हमने इतनी मेहनत की है, सबने इतनी मेहनत की है, तो आज का दिन तो मैं पूरा वहां पे डटी रही। और जिस समय वो चुनाव, कहते हैं ना, जब वो डिक्लेरेशन जब हो रहा था, डिक्लेयर जब वो लोग कर रहे थे अंदर के ना, तो उस समय बिल्कुल एकदम आंखों के सामने ऐसे अंधेरा सा बीच बीच में मुझे आ रहा था, और ये पता नहीं क्या रिजल्ट होगा, कैसे। मैं सुनने के लिए तो बैठ गई थी, मुझे लगा अगर हमने इतनी मेहनत की है, अगर 1% के लिए कुछ हार गई तो मैं यहाँ से उठ के कैसे जाऊंगी। मतलब ये सब चीजें एक बार सब चीजें दिमाग में आ रही थी। पर वो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ कि भाई मैं सरपंच बन गई और मैं जीत गई, तो एक बार के लिए थोड़ा सा ऐसे मेहनत बहुत की थी। देखिए बहुत मेहनत की थी। मतलब मैंने आप ये मानेंगे नहीं, हमने लगभग जब से मेरी शादी हुई ना, तब से मैंने उसके 2 साल बाद से मैंने बहुत मेहनत मतलब स्टार्ट की थी कि
हमें बनना है सरपंच, मेरे को चुनाव तो लड़ना उससे है पहले ही आपने हाँ, जनसंपर्क करना, करना, सारी सबसे चीजें शुरू कर मिलना, दी। मतलब लोगों को मैंने खूब, हमने मेहनत की थी। तो एक वो फिर जब वो रिजल्ट आया और जब सब घर परिवार में जब खुशी का एकदम से अलग ही माहौल था, मतलब वो सब। बट एक चीज उसमें ये था कि मैंने शपथ ग्रहण की, शपथ ग्रहण करते ही मैं जो है वो मुझे मेरी डॉक्टर ने बुला लिया था कि आपको बस आप वरना वो तो पहले ही कह रहे थे आपको पहले ही आना है। मैंने कहा नहीं, मैं जब तक पोलिंग नहीं होगी तब तक, क्योंकि मेरा ऑपरेशन पहले ही बोल दिया था कि सीजेरियन अच्छा। आपको होने वाला है। तो बस मैंने शपथ ग्रहण की सरपंच की और मैं सीधा हॉस्पिटल चली गई। फिर बेटी हुई मुझे, और उसके बाद फिर वो कार्यकाल स्टार्ट हो गया पूरा कंप्लीट। तो बहुत लोग मिले। तो एक वो पल मैंने मिस किया कि मैं चुनाव जीती तो मैं लोगों के बीच में वापस उस समय जा नहीं पाई, क्योंकि जितने मेरे कार्यकर्ता थे, जितने लोग थे, वो सब बुला रहे थे कि हम चुनरी उड़ाना चाहते हैं, हमारे रिवाज है। तो वो एक कुछ पल मैंने वो मिस कर दिए। उसके बाद 6 महीने का मुझे रेस्ट मिला। तो उस दौरान फिर आपको पता है कि जब एक महिला सरपंच बनती है तो आपको पता है कि परिवार के अंदर कहते हैं ना कि पहले मैं हाँ सवाल पूछती हूँ। हाँ, भाई हमने सीरीज में भी देख लिया, फिल्म्स में भी देख लिया, सरपंच पति। तो यहाँ पे भी क्या सरपंच पति की कोई भूमिका थी या है? नहीं, देखिए सरपंच पति नहीं, परिवार के और पुरुष भी सरपंच सब बनने वाले बन होते जाते हैं। हैं बन जाते हैं। उसमें कारण मैं बताती हूँ। महिला सरपंच बनती है ना, तो परिवार के जो चाहे वो देवर है, चाहे ससुर है या और भी पुरुष है, वो कहीं न कहीं उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएँ होती हैं कि हम लोग डिसीजंस लें या फिर हम लोग जाएँ। तो कहते हैं ना कि जब महिला एक सरपंच बनती है तो सबसे पहला विरोध तो परिवार से ही स्टार्ट हो जाता है। वो फिर चैलेंज ऐसे स्टार्ट हो जाते हैं। सरपंच पति, मैंने कहा मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, लेकिन हमेशा पीछे से सपोर्ट किया है। कभी उन्होंने मेरी चेयर पे बैठने की कोशिश नहीं की। कभी उन्होंने वो मेरे ऑफिस भी अगर कभी जाते हैं तो कभी जैसे अगर मेरे ग्राम सचिव हैं या मेरी एलडीसी हैं या जो भी है, वो भी ऐसे बोलेंगे साहब बैठो, तो वो कभी कोशिश नहीं करती कि मैं जा करके और डीरू की चेयर पे बैठ जाऊँ। तो एक उनका सपोर्ट है। तो सरपंच पति वाला सीन मेरे इसमें नहीं रहा, और मेरे इसमें सरपंच पति या सरपंच ससुर या सरपंच देवर किसी का नहीं रहा। इसीलिए काफ़ी सारे वो विरोध परिवार से होने शुरू हो गए मेरे साथ में। क्योंकि जब 6 महीने का आपको रेस्ट मिल जाता है, तो आपको पता है जब आप अपनी थोड़ी-सी जगह छोड़ देते हो, तो उसको टेक ओवर करने वाले बहुत आ जाते हैं। तो वो चीज़ें मेरे साथ में हुई, लेकिन मैंने जैसी भी सिचुएशन में चैलेंजेज़ आए, छोटी बच्ची थी उसको मैं मीटिंग में साथ लेके जाती, या उसको परिवार में किसी के भी पास में, जो मेरी काकी सास हैं या उनके पास में छोड़ के जाती कि आप 2 घंटे इसको सँभालोगे, तब तक मैं अपनी मीटिंग। तो मैंने अपनी चीज़ों को छोड़ा नहीं, क्योंकि आपको पता है अगर आप छोटा-सा भी कहीं लूप होल अगर आप किसी को दे देते हो, तो उसको कोई ना कोई टेक ओवर करने के लिए आ ही जाता है। तो ये एक चैलेंज आया हेल्थ इश्यूज़ की वज़ह से, बच्चों को भी सँभालना, वो सब नीरू जी, देखना। एक चीज और, हुँ, हम महिलाएं, मैं उसमें हम की हुँ, बात करती हूँ, क्योंकि हम जो महिलाएं घर से बाहर पैर निकालती हैं, हुँ। लेकिन मुझे लगता है हमारा जो मन है, हमारा जो दिल है, वो घर में ही रखा रहता है। और जब बात बच्चों की आती है तो एक अलग ही फीलिंग हो जाती है। बच्चे छोटे, पद आपको मिल गया, तो क्या आपको कभी लगा कि मैं बच्चों के साथ या परिवार के साथ उतना सामंजस्य नहीं बिठा पा रही हूँ? देखिए अपने वो कहते हैं ना कि घर परिवार में और पर्सनल लाइफ में और वर्किंग लाइफ में बैलेंस कर पाना बहुत मुश्किल होता है, और बहुत कम, मैंने ये देखा कि आप किसी से भी अगर ये पूछोगे ना तो वो यही कहेगा कि नहीं, पूरा प्रॉपर नहीं कर पाते हम लोग। हुँ। मेरी बेटी 3 साल तक मेरे पास रही वो, तो मुझे पता है कि मैं कहीं पर भी जाती तो मैं उसको भी साथ में लेकर के जाती, मीटिंग्स वगैरह में जाना या कहीं पर भी जाना, किसी के वो जाना, तो उसको साथ उसका टिफिन साथ लेकर के जा रही हूँ। बेटा मेरा उस समय स्कूल में जाता था, तो उसको रेडी करके सुबह, तो सुबह-सुबह तो आप मेरा टाइम उसी में लग जाता था। उस समय अगर मुझे कहीं जाना है, कुछ करना है, तो फिर मुझे वो कैंसल करना पड़ता था, क्योंकि मैं अपने बच्चों को ऐसे छोड़ कर के नहीं जा सकती थी। फिर कई बार बैठ के ये महसूस होता कि ना तो मैं बच्चों के साथ ठीक कर पा रही हूँ, क्योंकि ना तो मैं उन्हें पूरा समय दे पा रही हूँ, ना मैं मेरे मेरे काम को पूरा समय दे पा रही हूँ। फिर एक कठोर फैसला लिया, बेटी का जब एडमिशन हुआ, क्योंकि वो छोटी है, मैं इसके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ नहीं कर सकती हूँ। तो फिर उसको ननद के पास छोड़ा कि मैं वहाँ एडमिशन सीकर, मेरी ननद रहती थी, उसके पास मैंने उसका एडमिशन करवाया कि कम से कम बच्चों को तो प्रॉपर टाइम पर स्कूल जाना, टाइम से आना, प्रॉपर डाइट टाइम पे खाना-पीना कर, क्योंकि कई बार मुझसे वो मिस हो जाता था, तो ये गिल्ट मेरे को बड़ा खाता था। कहने को लोग बहुत बातें कह देते हैं कि अब बच्चों को छोड़ दिया, बताओ छोटी-सी बच्ची ये तो आराम से रहती है। उनसे पूछो कि एक माँ का दिल कितना, मतलब मैंने अपने दिल पे एक पत्थर रखा होगा कि मेरी बच्ची मुझसे दूर है, और मतलब लेकिन कोई नहीं, दुनिया बातें बनाती है। लेकिन कहने वाले लोग तो कहते हैं। कोई नहीं, शांत, शांत, शांत।
नीरू यादव को तो ऐसे किसी ने देखा ही नहीं, हमने तो उसको हॉकी की स्टिक के साथ देखा है। ऐसी नीरू यादव तो पहले साथ मेरे को लगता है राखी के साथ ही दिखाई देगी। इतनी, हाँ, बी स्ट्रांग। नहीं कोई नहीं। कहते हैं कि माँ का दिल होता है, तो लेकिन कहने वाले लोग कहते हैं कि बच्चों को छोड़ दिया, ये तो आराम से, लेकिन मेरा मानना ये था कि जब मैं अपने बच्चों के साथ भी बिल्कुल उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हूँ, मेरे को पंचायत का भी देखना है, तो ये कठोर फैसला मैंने लिया। और मैंने ये इसलिए नहीं लिया कि मुझे आराम करना है, मैं पूरा कहते हैं मेरा पूरा समय मैं अपनी पंचायत को देती हूँ, अपने लोगों को देती हूँ, मैं काम करती हूँ। अब लोग बोलने को तो पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, बच्चों के लिए बोल देते हैं। आप मानोगे नहीं, मैं सरपंच बनी उसके बाद मैं मेरे पीहर नहीं गई हूँ रहने के लिए। मम्मी को ये शिकायतें रहती हैं कि तू आती नहीं, वो हमेशा कहती कि बेटा ऐसे आ जा, कोई 2 दिन आ जा, कोई 5 दिन रुक के तो आ। मैं वहाँ नहीं, मैं नहीं जाती हूँ। फैमिली में मेरे कोई शादी अगर होती है, यहाँ गाँव में है तो अलग बात है, बाहर कहीं शादी होती है तो मैं वहाँ नहीं जा पाती हूँ। हम लोग कहीं घूमने नहीं गए अभी तक, मैं सरपंच बनी हूँ तब से। और लेकिन फिर भी लोग ऐसी ऐसी बातें कर देते, क्योंकि मुझे पता है मुझे 5 साल मिले हैं। मैं जिस विजन के साथ में सरपंच बनी थी, मुझे वो काम करना है। मुझे अपने गांव की महिलाओं को ये साबित करके दिखाना है कि हम लोग कहीं पीछे नहीं है। महिला कोई भी घर से बाहर निकले, चाहे वर्किंग वुमेन जो भी होती है, उसके ऊपर 1000 बातें निकलती हैं, हमें 1000 लोगों से बोलना होता है। हमारा खुद का मन और हमारा खुद का उद्देश्य एकदम ठीक होना चाहिए। मैं उस चीज पे काम करती हूँ, मैं उस चीज पे काम करती हूँ राखी जी, की मैं अपने आप को अपने काम के साथ मैं कोई बेईमानी किसी भी प्रकार की ना करूं। मैंने जो जिम्मा उठाया है मैं उसको 100% करूं, क्योंकि जो मैंने काम किए हैं वो, मैं सरपंच तो सिर्फ 5 साल के लिए हूं, लेकिन बाद में जब मेरे बच्चे कभी गांव में, मेरे बच्चे गांव में आएंगे या मेरे कोई भी लोग गांव में आएंगे, तो ये चीजें स्थायी रहेंगी। जो मैंने काम किए हैं वो हमेशा रहेंगी। मैं अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए मैं काम करती हूँ। मैंने बहुत से कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे रहेंगे कि किसी का कोई मकान तुड़वा दिया किसी सरपंच ने या फिर कोई अलग, लेकिन मैंने जितने भी काम किए हमेशा एक पॉजिटिव उसमें डायरेक्शन के अंदर काम किया है। मैं ईश्वर में बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ, मैं बहुत आस्तिक हूँ भगवान में। मैं ये मानती हूँ कि अगर मैंने मेरे सही मन से कोई काम किया है ना, तो ईश्वर मुझे, लोग मुझे उसका फल दे ना दे, लेकिन ईश्वर मुझे उसका फल जरूर देगा। और उन्होंने मुझे दिया भी है वो फल। केबीसी में जाना और जो भी सारी चीजें मेरे बतौर सरपंच मेरे साथ हुई, वो इसीलिए हुई कि मैंने एक पॉजिटिव दिशा के अंदर काम किया। चलिए, नीरू यादव सरपंच कैसे बनी वो यात्रा हमने जान ली। नीरू यादव ने सरपंच बनने के बाद गांव के लिए क्या क्या किया, रैपिड फायर में, थोड़ा जल्दी जल्दी, क्योंकि हॉकी का मैदान आपने बनाया, सारी जो चीजें हैं, क्या क्या आपके मेन मेन काम रहे वो मुझे बताएं। देखिए, सबसे मेरा मेन पहला सबसे सरपंच बनते ही जो काम किया वो मैंने गांव में ग्राम सहकारी समिति का गठन किया। हमारे गांव में नहीं थी, लोगों को 10 किलोमीटर तक मतलब ऐसे जाना पड़ता। सबसे पहले किसानों के लिए काम किया, एक एफपीओ बनाया, किसानों के लिए बनाया। वो भी लड़कियों के लिए को स्पोर्ट्स में एनकरेज किया, लड़कियों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग्स दिलवाई, उनको उनके अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड किया ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। महिलाओं के लिए पानी की सबसे बड़ी समस्या थी, सर पे पानी लेके आती थी, सभी महिलाओं के सर से मैंने घड़े उतरवा दिए, उनके घर तक मैंने नल पहुंचा दिया बतौर सरपंच। ऐसे ऐसे रास्ते जो इस गांव के अंदर पिछले जब से गांव बसे तब से बंद थे, और किसी सरपंच ने या किसी प्रशासन ने कभी उनको खोलने का भी प्रयास नहीं किया। किसानों की इतनी बड़ी पीड़ा थी, वो सारे रास्ते मैंने 20-20 फीट के खोल दिए। जो मुझे पता है खोलने में हमें कितनी, उस रास्तों को चौड़ा करने में हमें कितनी सारी दिक्कत आई। गांव में अच्छे मंदिर का निर्माण हमने करवा दिया, एक पक्षी घर का निर्माण हमने गांव में करवा दिया। प्लास्टिक वेस्ट एक बड़ी समस्या गांव के अंदर थी, उसको लेकर के एक बर्तन बैंक की हमने गांव के अंदर स्थापना की। इस गांव में हमने ऐसे ऐसे काम किए, कभी इस गांव में बाल सभाएं नहीं होती थी, वो बाल सभाएं हमने की। रोड़े तो देखिए हर सरपंच बनाता है, नालियां हर सरपंच, पानी की टंकी हर सरपंच बनाता है, वो सब हमने मतलब किया है। गांव में कभी पहले योग शिविर नहीं लगा था, वो गांव में योग शिविर हमने लगाया है। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट हॉकी का, जिसके अंदर 28 टीमें पूरे जिले भर से जिसके अंदर आई, और राजा यादव एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, वो हमारे गांव के अंदर आए। तो ये मैंने हमारे गांव के अंदर किया है। विमेंस डे कभी इस गांव में नहीं मनाया गया था, वो मैंने सरपंच बनने के बाद बनाया। महिलाओं के अंदर खेल प्रतियोगिताएं मैंने करवाई हैं, बच्चों के अंदर खेल प्रतियोगिताएं, बच्चों के अंदर और पेंटिंग प्रतियोगिता वगैरह, और ये सारी चीजें इस गाँव के अंदर मैंने करवाई हैं। हॉकी की टीम आपने बनाई, बिल्कुल। तो क्या वो बच्चियां कहीं आगे भी बढ़ी या वहीं तक रह गई गांव तक? नहीं, गांव में भी खेली। मेरी 4 बच्चियां जो हैं वो नेशनल खेल के आई हैं। 4 बच्चियां ग्वालियर खेल के आई थी, एक बच्ची, एक अलवर खेल के आई थी, और अभी जो पंचकुला के अंदर हॉकी के टूर्नामेंट हुए थे, उसमें मेरी 2 बच्चियां खेल के आई थी। आगे भी गई हैं। हॉकी ही क्यों चुना था आपने? हॉकी इसलिए चुना था क्योंकि देखिए, मैंने बताया कि मेरे फैमिली वाले समय मुझे एक
वाकया आज भी याद है अपना स्कूल टाइम में, कि जब मैं अपने स्कूल में थी और मैं खेल रही थी, तो मेरी मम्मी ने ये कह दिया था कि नहीं खेलना नहीं है, और मुझे बीच खेल में से घर पे लेकर के चले गए थे। तो मैं बहुत रोई थी। हमारे जो पीटीआई सर थे उन्होंने भी कहा था कि अच्छा खेल रही, इसको खेलने दो, तो मम्मी ने मना कर दिया था, सपोर्ट नहीं मिला था। सेम ऐसे ही मेरे गाँव में भी कुछ लड़कियां हैं जो स्कूल टाइम में कभी हॉकी खेली हुई थी, और जब ये ग्रामीण ओलंपिक खेल जिस समय हुए, उस समय मेरे अंदर ये हुआ कि मुझे भी अपने कोई एक टीम में अपने गाँव में लड़कियों की तैयार करूँ। फिर मैंने लड़कियों को ढूंढा, तो उन्होंने बताया कि चाची जी हम लोग स्कूल में एक बार हम लोग खेले थे, और क्योंकि उनके पास कोई भी संसाधन नहीं, परिवार फैमिली सपोर्ट नहीं करते, तब मैंने वो जर्नी वहाँ से स्टार्ट करी। उन बच्चियों को सबको इकट्ठा करके वापस से टीम बनाई, उनको सारी जो सुविधाएं चाहिए थी वो सारी ला के दी, ग्राउंड तैयार कर। शुरुआत में तो हम 5-7 किलोमीटर दूर यहाँ पचेरी पड़ता है, वहाँ पर एक ग्राउंड था, वहाँ लेकर के गई उनको, वो सब करवा करके उनके परिवार को कन्विंस किया, वरना फैमिली वाले नहीं मानते। और गाँव के अंदर लड़कियां ग्राउंड पे अगर खेलने आए तो 5-10 अगर लड़के भी आकर के देखने लग जाते हैं, तो पेरेंट्स लेकर के चले जाएंगे कि नहीं चलो। लोगों ने, गांव की महिलाओं ने तो कईयों ने कहा कि बोले क्या नाम रोशन करेंगी, कोई दूसरे क्षेत्र में नाम रोशन करेंगी, मतलब ऐसी सब बातें भी मैंने बहुत सुनी है और उसको करें। लेकिन मैंने कहा अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति है, तो कहने वाले लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं और क्या क्या कहते रहते खुद हैं। तो घर से बाहर घूमती है, हमारी लड़कियों को भी लेके जा हमारे रही है। लड़कियों को भी लेके जाती है, तो ऐसी ऐसी चीजें मैंने बहुत सुनी है। लेकिन देखिए उन बच्चियों में काफी कॉन्फिडेंस आया है। अभी हमने जब जिले के टूर्नामेंट मेरे पंचायत में हो, तो यहाँ से 2 बच्चियां स्टेट खेल के आई हैं। तो ये छोटी बात नहीं होती है कि बच्चियां गांव के परिवेश से बाहर निकले, बाहर की दुनिया को देखें, कैसे लड़कियां क्या क्या कर रही हैं, कहाँ कहाँ आगे जा रही हैं, बढ़ रही हैं। तो इससे उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है ना, तो उससे वो और अच्छा करने का प्रयास करती हैं। तो ये मेरा एक विजन रहता है। जरूरी नहीं है कि हम एक विजन लेकर के चले हैं, आगे बढ़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। बहुत कहते हैं ना कि जब कोई बदलाव आता है या कोई परिवर्तन आता है, तो उसका रिजल्ट बहुत जल्दी नहीं मिलता, बहुत समय लग जाता है। लेकिन बच्चियों में इतना कॉन्फिडेंस ला देना कि वो अपने लिए स्टैंड ले सके, अपने लिए बोल सके, ये बहुत बड़ी बात होती है। एक गांव की सरपंच यूएन तक पहुंची और वहां अच्छा बोली, कैसा एक्सपीरियंस था? देखिए एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और गाँव वालों को भी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि सब कहते हैं ना हर प्रकार के लोग रहते हैं गाँव में, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। बहुत से लोगों ने तो ये भी कहा कि पता नहीं कैसे गई है यूएन, मतलब बहुत सारी बातें जो चलती लोग हैं। नहीं समझते हाँ, ना, जो तो लोग वो नहीं फिर समझते, उस तरह की हाँ, बातें वो उस करते हैं। तरीके की बातें करते हैं। बाकी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा गाँव के लिए भी, कि अपने एक देखिए सरपंच जब मैं बनी थी ना, तो मैंने ये सोच के किया था, मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज़ थे हमारे, कि हमको ऐसे-ऐसे चीज़ों में चेंजमेंट लेके आना है, हमें क्या-क्या करना है। लेकिन मैंने कहा ना कि जब आप सच्ची नीयत के साथ में कोई काम करते हो ना और आगे बढ़ते हो, तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। और मेरा यूएन जाना जो है, वो मेरे कामों की ही बदौलत है, कि मैंने बहुत अच्छी नीयत से, एक बिना किसी स्वार्थ के मैंने काम किया। मैंने 24 घंटे अपने काम को दिए इस चीज़ को, तो उसका मुझे ये एक फल मैं कहती हूँ मिला। और एक गाँव को पूरे विश्व पटल के ऊपर, लांबी अहीर का गाँव उस सबसे बड़ा कहते हैं कि प्लेटफ़ॉर्म है वो यूएन, वहाँ पर गूंजना, और वहाँ पे एक महिला, तो वो सिर्फ़ एक लांबी अहीर की सरपंच नहीं गई थी, वो जितनी पूरे भारत से जो सरपंच हैं महिला, उन सब की आवाज़ वो वहाँ पर गई थी और वहाँ पर जाकर के बोली थी। तो बहुत अच्छा मेरे को एक्सपीरियंस रहा, परिवार वालों का भी। और जब मैं वापस आई थी, तो गाँव वालों ने बहुत अच्छा मेरा गाँव वालों ने स्वागत किया, और उनको भी बड़ा गर्व महसूस हो रहा था कि हमने जिसको चुना, वो आज विश्व के सबसे बड़े मंच पे जाकर के आई है। चलिए, अब मैं आपका स्वागत करती हूँ कौन बनेगा करोड़पति में नीरू यादव का स्वागत है। तो अमिताभ बच्चन के सामने बैठ के कैसा लगा? अमिताभ बच्चन के सामने जब वो एकदम से मैंने ये बात पहले किसी को नहीं बताई, जब हम वहाँ गए, और एक बार क्योंकि जब आप हॉट सीट पे जाते हो, उससे पहले इतने बड़े सदी के महानायक के सामने आप जाओगे, तो आप कहीं नर्वस ना हो जाओ। उसके लिए एक बार अमिताभ बच्चन जी पहले आते हैं ग्रीन रूम में, कि तो आपके साथ हम खेलेंगे। जब जैसे ही वो आए थे, तो मैं एक बार, तो मैं बस वो क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ उनको देखने लग गई थी, उन्होंने क्या क्या बोला एकदम से। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा केबीसी का। मेरे जो लड़कियां हैं हॉकी खेलती थी, उनको भी मैं लेकर के गई थी वहाँ पे। उनको ले जाने का रीज़न ये था कि वो भी वहाँ पर जाकर के देखे उस माया नगरी को, जहाँ पे लोग जाते हैं अपने सपने पूरे करते हैं। वहाँ कैसे क्योंकि फिल्म सिटी के अंदर पता नहीं कितनी महिलाएं हैं, वो भी काम करती हैं, लड़कियां हैं वो भी अलग, तो वो सब उन चीज़ों को देखे, और उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आए इस प्रकार का कि हम भी एक छोटे से गाँव से निकल कर बहुत कुछ कर सकती हैं। तो उनको मैं लेकर के गई थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हॉट सीट का कौन बनेगा करोड़पति हमने हमेशा टीवी में देखा था, आपको सच बताऊं, जब वो टीवी में देखते थे, पहले पढ़ते थे स्कूल में, जब बहुत देखते थे, मतलब रात को 9 बजे आता था, लेकिन उस समय कभी ये नहीं सोचा था कि उस हॉट सीट पे जाएंगे। मतलब मेरे लिए तो एकदम ये सरप्राइज था। मतलब जब मैं गई थी, तो कई लोगों ने तो ऐसे भी बोला कि ये तो शायद पैसे दे दिए होंगे इसने, या पैसे दे करके चली गई होगी। मतलब
मैं ये कहती हूँ कि बहुत से लोगों की सोच इस प्रकार की रहती है क्योंकि उन्होंने ये चीजें कभी एक्चुअल में देखी हुई नहीं है कि कोई इंसान इतना अच्छा काम करके भी ऐसी जगह पे जा सकता है। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थोड़ा सा नर्वसनेस हुई शुरू में, लेकिन फिर अमिताभ बच्चन जी ने जैसे जैसे सवाल पूछे, उनसे बातें हुई, तो वो सारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। चलिए नीरू जी, ये बताएं, आपका मुझे लगता है करीब-करीब कार्यकाल पूरा होने को है, हाँ। 5 साल का। 5 साल पहले का लांबी अहीर और आज क्या बदलाव पाती हैं? लोगों की सोच में भी और काम में भी? सबसे पहला बदलाव तो मैं ये देखती हूँ कि जब मैं सरपंच बनी थी और मेरे पास लोग आए थे ना काम के लिए, तो उन्होंने मेरे को एड्रेस नहीं किया। मतलब मैं सामने खड़ी हूँ लेकिन आकर के बोले मैंने पूछा, मैंने कहा बाबा किस काम से आए? हुँ, तो बोले कि भाई उन्हें बुला ले, तेरे पिताजी ने बुला या फिर हुँ। मेरे हस्बैंड को नाम लेकर के उसको बुला दे। मैंने कहा उनसे क्या काम? बोले मैंने सर, तो मैंने कहा सरपंच तो मैं हूँ। तो मतलब एक तो ये सबसे बड़ी ये चीज़ जो है, ये इस चीज़ को मैंने ख़त्म किया कि एक महिला भी अच्छी सरपंच बन सकती है, एक अच्छा काम कर सकती है वो। फिर दूसरा एक चेंज ये आया क्योंकि देखिए औरतें भी, महिलाएं भी जो हैं वो वोट करती है, उनको सब वोट बैंक के दृष्टिकोण से ही देखते हैं। एक बदलाव ये है कि अब हमारे गांव में महिलाएं हैं वो अपना खुद का डिसीजन लेने लगी हैं। सबसे बड़ा बदलाव वो अपने आप की, हमारा वोट हमारा है, हमें डिसीजन लेना है, हमें किसे देना है। वरना तो मोस्टली घर परिवार का कोई एक पुरुष अगर तय कर देगा आपकी हमारे वोट उसको जाने हैं तो उसी को जाते हैं। महिलाएं अपना खुद का डिसीजन लेकर नहीं। तो ये एक वो चेंज आया। और मैंने बताया जैसे कि पानी की जो समस्याएं थी, जो मेन गांव की बहुत ज्यादा समस्याएं थी, वो सारी हमने, सोच में हाँ बदलाव आया वो, क्या? हाँ सोच में काफी लोगों के बदलाव आया है कि महिला का जो नेतृत्व है वो अच्छा हो सकता है। महिला भी एक सरपंच हो सकती है, अपना काम कर सकती हैं। लोग डायरेक्ट मुझसे आकर के अब मिलते हैं अपने काम के लिए। तो ये सोच में एक बदलाव आया है। अब क्या राजनीति अंदर ही आ गई है? आगे जाना है, क्या सोचा है? देखिए बहुत से अगर मैं ये कहूँ कि मैंने सरपंच का चुनाव लड़ा था तो ये विजन के साथ नहीं लड़ा था कि मुझे राजनीति में कोई बड़ा पद चाहिए या मुझे कोई एमएलए का चुनाव लड़ना है या मुझे कोई एमपी का चुनाव लड़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं सरपंच बनी और जब मैंने इतने काम किए तो आपको पता है कि कोई जो छोटे-मोटे नेता जो रहते हैं, कुछ कहते हैं कि जब बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खाई जाती है तो मेरे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए। लोगों को लगा इतना अच्छा काम कर रही है तो इसको तो ये एमएलए बनना होगा या इसको कोई विधायक बनना होगा तो आगे चली जाएगी, बड़ी बन जाएगी, हमें भी तकलीफ देगी। इनफैक्ट मैं जैसे भी मेरे काम करती हूँ तो मैं वो सोशल मीडिया पे डाल देती हूँ या फिर मैं करती हूँ। किसी एक व्यक्ति ने तो ये तक भी कहा कि तुम अपना सोशल मीडिया चलाना बंद कर दो। किसी नेता ने कहा मुझे, मैं आपको बताती हूँ बात। मैंने किस लिए? नहीं पता नहीं पार्टी किसको क्या टिकट दे दे, तुम्हें कहीं टिकट दे। अरे हमें चाहिए ही नहीं है भैया, किस लिए? हम ये सोच ही नहीं रहे, मैं तो सरपंच और मेरा काम करूँ। मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें भी आई। लेकिन मेरा अभी कोई कोई रुझान नहीं है देखो राजनीति में जाने नहीं, का। लेकिन आपको ये तो अनुभव हो गया होगा कि कुछ भी करने के लिए कुछ पावर चाहिए होती है। हाँ, बिल्कुल चाहिए होती है पावर। भई आप यूँ भी सारे काम कर सकती थीं, लेकिन बिल्कुल। नहीं कर सकते। पावर एक ज़रूरी होती है हुँ, और जो एक बार सत्ता का स्वाद चख लेता है ना, या जिसके हाथ में पावर आ जाती है, बिल्कुल। उसको पावर चाहिए ही होती है। तो कुछ तो नहीं, प्लानिंग की होगी। देखो मेरा नहीं है। मुझे पता है कि कई लोगों को ये लगता है कि राजनीति मेरे लिए सेकेंडरी है वो चीज़ें। पहले मेरे लिए मेरी फैमिली है, परिवार है मेरा। मैंने सरपंच का चुनाव लड़ा वो इसलिए लड़ा कि सरपंच एक राजनीतिक हम नहीं कह सकते। वो गाँव का ही एक सदस्य है, वो अपने गाँव में हम करने को तो सही बात है कि मैं गाँव में वैसे भी बहुत सारे चेंजमेंट कर सकती हूँ, ला सकती हूँ। लेकिन एक बार सरपंच इसलिए बनना था कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पास एक अथॉरिटी आ जाती है कि आपको ये चीज़ करनी है। कहीं से अतिक्रमण है, हमें लगता है यहाँ पे एक अच्छा कोई खेल मैदान बन सकता हुँ, है, तो हुँ, वो आप हुँ, बिना हुँ। सरपंच बने नहीं बना सकते हो। तो कुछ ऐसी चीज़ों को करने के लिए मुझे सरपंच बनना था। बाकी मेरा राजनीति से कोई इतना नहीं है। इन फ्यूचर बहुत आगे अगर कभी ऐसा मौका मिलता है या कोई पार्टी मौका देती है तो वो उस समय का डिसीज़न मेरा रहेगा कि मैं करना चाहती हूँ या नहीं करना चाहती। लेकिन फर्स्ट मेरी प्रायोरिटी है मेरी फैमिली। मैं अपने बच्चों को अपना समय देना चाहती हूँ, उनके साथ मैं रहना चाहती हूँ। मैं सरपंच बनी, मैंने काम किया, मेरे काम ऐसे हैं कि जो आगे तक रहने वाले हैं, स्थायी हैं। एक सैटिस्फैक्शन मुझे हमेशा मौका रहेगा। मिलता है अगर हाँ, दोबारा लड़ने हाँ। का? हाँ, बिल्कुल। अगर मुझे चुनाव लड़ने का दोबारा मौका मिलता है तो मैं सरपंच का लड़ूँगी क्योंकि मुझे लगता है मेरे कुछ छोटे-मोटे काम जैसे हैं जो रह गए हैं, तो मैं वो एक बार और कर दूँगी। क्योंकि देखिए जब मैं सरपंच बनी थी तो लगभग 1 डेढ़ साल तो हमें सिस्टम को समझने में लग जाता है कि हम कैसे करें, फिर बच्चे छोटे थे। तो मेरे कुछ ऐसे काम हैं जो मुझे लगता है मैं रह गए। अगर मुझे मौका मिलता है दोबारा चुनाव लड़ने का तो मैं सरपंच का ही चुनाव लड़ना चाहूँगी क्योंकि
एक सरपंच गांव में अपने आसपास के क्षेत्र के अंदर बहुत बदलाव ला सकता है, मैं ये मानती हूँ। क्योंकि कितनी भी योजनाएं कोई भी पार्टी बनाए या सरकार बनाए, कुछ भी बनाए, वो योजनाएं धरातल पर लागू एक सरपंच ही करता है, वही लोगों तक पहुंचाता है, वही, क्योंकि पर्टिकुलर लोगों से जुड़ा हुआ होता है सरपंच। तो मेरी इच्छा अगर दोबारा चुनाव लड़ने की, तो मैं एक बार सरपंच का चुनाव फिर लड़ना चाहूंगी। बाकी आगे राजनीति में जाने को मैंने समय पे देखिए, छोड़ा आप वक्ता तो बहुत अच्छी हैं। ठीक है, ये तो खैर आपसे बात करके समझ आ गया। हाँ। इसके अलावा नीरू यादव को कुछ पसंद है? कुछ गाना गाना, मेरे सुनना, को क्या डांस करना बहुत पसंद है। अच्छा। देखो, मेरा आपके साथ ये ऐसा पर्सनल पॉडकास्ट पहले, मुझे ना डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, मुझे खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है और मूवीज़ देखना बहुत पसंद है मुझे। और खाली टाइम में मुझे मेरा घर जचाना, संभालना बहुत पसंद है। मतलब खाली टाइम में सब कुछ एकदम सेट है। घर में बहुत व्यस्त रहती हूँ, तो मेरा घर पूरा बिखरा पड़ा रहता है। फिर मैं 1-2 दिन कहीं नहीं जाती हूँ, 2 दिन का बिल्कुल, कि अब कहीं नहीं जाना, तो आज मैं अपना पूरा घर अच्छे से इसको सेट करूँगी, सारा करूँगी। ऐसा सब रहता है मेरा। लगा जो चाहती थी वो कर पाई। हाँ, कर पाई। खुश हूँ मैं काफ़ी। सरपंच बनी मैं, और मैं देखो, वो कहते हैं कि ना, पक्ष और विपक्ष हर किसी का होता है। मेरे विपक्ष में भी बहुत से लोग हैं जो बहुत ऐसे कहते हैं, अरे इसने क्या कर दिया, लेकिन मेरे पीछे से कहते हैं, कोई मेरे सामने कह के दिखाए कि क्या नहीं किया। मैंने बहुत किया इस गांव के लिए, इस पंचायत के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने मतलब ऐसे ऐसे चेंजमेंट किए जो आज से पहले ना किसी सरपंच ने किए थे। और मैं मेरे काम से बहुत खुश हूँ। और वही बात है, आप हर किसी को तो आप भी खुश नहीं करते। अगर ईश्वर भी नीचे यहाँ पे उतर के आ जाए, तो उससे भी लोग नाराज मिलेंगे। लेकिन मैं अपने खुद के से मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ कि हाँ, मैं सरपंच बनी, तो मैंने जो काम प्रायोरिटी पर के ऊपर थे, वो मैंने सब काम किए हैं। नीरू जी, आप तो घर से बाहर निकल के आ गई। आपने अपना दमखम भी दिखा दिया कि एक महिला क्या कर सकती है। लेकिन अगर हम किसी गांव की महिला, किसी युवती, किसी बच्ची की बात करें, तो उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहती हैं? राखी जी, उनके लिए मैं संदेश यही देना चाहूंगी कि हम महिलाओं को जिंदगी में मौके बहुत कम मिलते हैं, खुद को प्रूव करने के, खुद को साबित करने के, कि हम कितना अच्छा कर सकती हैं। बहुत सी महिलाओं को तो मौके मिलते ही नहीं है। बहुत सी प्रतिभाएं हैं जो घरों में दबी रह जाती हैं, उनको वो निकलने नहीं देता। लेकिन जिनको मिलते हैं मौके, उनको मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आपको मौका मिला है तो उसको कीजिए। हम क्या करते हैं कि हम ये सोच के डर जाते हैं कि यार हमसे कोई गलती हो गई, तो हम एक एक पहला स्टेप ही नहीं उठाते हैं। लेकिन अगर जब तक हम एक स्टेप नहीं उठाएंगे ना, तो हम अपनी यात्रा को कभी पूरा नहीं कर सकते। तो मैं सिर्फ ये संदेश दूंगी महिलाओं को कि आप में अंदर हर हुनर है, हर काबिलियत है। जब हम घर में, परिवार में रिश्तों को इतने अच्छे से संभालते हैं, सब चीज़ों को इतने अच्छे से संभालती हैं, तो हम हर चीज़ कर सकते हैं। सिर्फ उसको अपने आप को जानने की आवश्यकता है, एक कदम उठाने की आवश्यकता है। तो अगर मौका मिलता है किसी को, किसी भी बहन को या बेटी को, तो वो आगे बढ़े, और उनके परिवार को भी उनका सपोर्ट करना चाहिए। मैं मानती हूँ, चाहे वो पिता के रूप में हो, चाहे भाई के रूप में हो, चाहे पति के रूप में हो, या आपके किसी भी शुभचिंतक के रूप में हो, उनको सपोर्ट करें और महिलाएं आगे बढ़े, अपने आप को प्रूव करें। आपकी बात में मैं भी एक छोटी-सी बात जोड़ देती हूँ बिल्कुल। कि खुद भी आगे बढ़ें और हाँ, कोशिश करें, जब बिल्कुल। आप आगे बढ़ जाएँ, तो अपनी जैसियों को आगे साथ आगे में लेके लेके चलें। चले, बिल्कुल। ठीक है? चलिए नीरू, बहुत अच्छा लगा। 5 साल की यात्रा हमने जान ली, फिर किसी पड़ाव पे मिलेंगे और आगे आप जो करेंगी, वो हम दुनिया के सामने लेके आएँगे। बिल्कुल, तो आपका बिल्कुल, धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया। बिल्कुल, थैंक यू। कभी-कभी किसी कहानी को सुनने के बाद एहसास होता है कि उम्मीद कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने गाँव में, हमारी अपनी बेटियों में और उनके सपनों में बसती है। नीरू यादव ने साबित किया कि अगर एक औरत नेतृत्व की राह चुन ले, तो पूरा गांव उसके पीछे चल पड़ता है। उन्होंने दिखाया कि पंचायत की एक कुर्सी सिर्फ सत्ता का प्रतीक नहीं, बल्कि एक अवसर है बदलाव का, जहां निर्णय भावनाओं से जन्म लेते हैं और कर्म उदाहरण बनते हैं। उनकी कहानी कहती है, बदलाव तब आता है जब कोई एक इंसान ठान ले कि अब उसे देखना नहीं, कुछ करना है। आज बस इतना ही। बातें राखी के साथ में अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।